हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉट से 50K में। आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड से संबंधित क्लास 10th और 12 साइंस जीके के टॉप क्वेश्चन, जो लाइट जिसका हिंदी नाम है प्रकाशिकी से संबंधित क्वेश्चन और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमने ये जो है कई पेपर लिए, कई मॉडल पेपर लिए, उसमें से जो हमेशा हमेशा लाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कई पेपरों में से हमने सभी क्वेश्चन उठा के एक वीडियो में सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जो लाइट से संबंधित MCQ क्वेश्चन, उसको आप एक भी मिस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्रकाश का, लाइट का। पहला क्वेश्चन ये है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? जो हमारा प्रकाश होता है फ्रेंड, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो आपको बताना है ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें आपको ये बताना है यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों आपको पढ़ के बता रहे हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी है हैगेंस ने बताया। ऑप्शन नंबर सी है ग्रेमेल्डी ने बताया। ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल ने बताया था। आपको बताना है इसमें से, चारों ऑप्शनों में से, कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो चलिए इसको हम बता देते हैं आपको, मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है। पहला है कॉम्पटन ने, दूसरा है मैक्सवेल ने, तीसरा है आइंस्टीन ने, चौथा है न्यूटन ने। आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा किसने था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, उसके बाद हम आंसर बता देंगे, तब तक आप लोग सोच लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फैराडे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग जो है वो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, प्रकाश में प्र आ रहा है तो अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, जिससे प्र मिल के प्रकाश का अनुप्रस्थ हो जाएगा। और ध्वनि में धा आ रहा है और अनुदैर्ध्य में धा आ रहा है, जिससे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति है मतलब प्रकाश की गति कितनी है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन 3
10⁵ मीटर प्रति सेकंड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रकाश की गति कितनी तेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की गति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा फ्रेंड, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए हीरे में, ऑप्शन नंबर बी निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी पानी में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। निर्वात का मतलब जहाँ ना हवा है ना पानी है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसको हम निर्वात कहते हैं। तो आपको बताना है प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा, प्रकाश का वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश जाता है किसी दीवार से टकराकर वापस आता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड परावर्तन। जब प्रकाश किसी दीवार से टकराकर वापस लौटता है तो वो परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी प्रश्न नंबर 7। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रकाश में कितने रंग होते हैं। प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, यही आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो आपको बताना है प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आपने सुना ही होगा सतरंगी या जो है रेनबो। तो रेनबो में 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, मतलब प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका ट्रिक है फ्रेंड बैजानी हपी नाला। बै जा नी हा पी ना ला, बैजानी हपी नाला। बै से बैगनी जैसे जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। 7 रंग प्रकाश में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो किसने ज्ञात किया था। तो ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी रोमर ने, ऑप्शन नंबर डी माइकलसन ने। तो आपको बताना है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है और छोटा दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या कारण है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और चौथा है परिक्षेपण के कारण। आप कहीं देखे होंगे जब किसी टंकी में या किसी तालाब में आप पैर लटका कर बैठते हैं तो आपका पैर मुड़ा हुआ ऐसे दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है और तिरछा मिर्चा दिखाई देता है। तो वो घटना किसके कारण होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 10 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है। रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका होती है उसका क्या कारण है। ऑप्शन दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, और ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
होता है जब प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए हीरे से वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल से कांच में जाता है, ऑप्शन नंबर सी वायु से जल में जाता है, ऑप्शन नंबर डी वायु से कांच में जाता है। आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश इस चारों ऑप्शन में से कहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, जब हीरे से वायु में प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे से वायु में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा फ्रेंड, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब से दूर हटती है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अब सिंपल भाषा में समझिए, ये है प्रकाश और ये है अपना अविलंब और ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। जब इसमें से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये अविलंब की तरफ झुक जाएगा, अविलंब की तरफ ऐसे इधर झुक जाएगा, ये सीधा नहीं जा पाएगा, सीधा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अविलंब की ओर झुक तो जाता है, लेकिन क्या वो उतनी ही स्पीड में रहता है या अविलंब की ओर झुकने के बाद स्पीड को कम कर देता है। तो इसको भी बताना है कि ये स्पीड उतनी ही रहती है या उससे कम हो जाती है या उससे तेज हो जाती है। तो आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोचिए, एक इधर है हवा, आप खुले में हैं, और ये एक इधर है जंगल। आप जब हवा में से जंगल की तरफ जाएंगे तो हवा में तो कोई रोक टोक रहेगा नहीं, आप बहुत तेज़ी से जाएंगे। लेकिन जब जंगल में जाएंगे तो आपकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। तो ये समझिए जो हवा है ये, इसको समझिए आप विरल माध्यम, और ये जो जंगल है इसको समझिए आप सघन माध्यम। तो आप ऐसे देखिए कि विरल माध्यम तो है तो आप स्पीड तेज़ है, और जैसे सघन माध्यम में जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और अविलंब की ओर आप झुक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है अविलंब की ओर झुकती है और अपना स्पीड मतलब अपनी गति को धीमी कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा फ्रेंड, जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से ऊपर उठी दिखाई देती है। देखिए फ्रेंड, आप लोग कहीं टंकी में देखे होंगे या तालाब में देखे होंगे, जो मछलियाँ अंदर तैरती रहती हैं वो अपने तल से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा समझिए, आप जब एक पानी में आप सिक्का डालते हैं तो जो सिक्का गिलास के तल पे बैठ जाता है, लेकिन आपको तब भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वही क्वेश्चन ए ही है, आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें पहला है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और इसमें तीसरा है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, और चौथा है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली जो है उठी हुई दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड, कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है। देखिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो जो है वायुमंडल में होता है, लेकिन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों को हम पढ़ के बता दे रहे हैं, उसके बाद आप आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, दूसरा है धूल कण के कारण, और चौथा है जलवाष्प, और तीसरा है हीलियम। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी जो है धूल कण, धूल कण जो है इसी के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धूल कण। क्लियर क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारा फ्रेंड, उगते तथा डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि
आपको इसमें ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। देखिए, आप देखे होंगे जब सूर्य उगता है मतलब निकलता है तो बहुत गोल का और लाल होता है, बहुत लाल होता है और दोपहर जाते-जाते पीला आपको दिखने लगता है। लेकिन आप गौर किए होंगे जब डूबने लगता है सूर्य, तब भी वो बहुत बड़ा-सा और लाल हो जाता है। तो ये उगते और डूबते समय वही पूछ रहा है सूर्य लाल क्यों हो जाता है? तो वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन होता ही नहीं है और उगते एवं डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। क्यों सूर्य लाल प्रतीत दिखाई देता है? 4 ऑप्शन हमने पढ़ के बता दिया आपको। अब इसमें से आप राइट आंसर बताइए। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब प्रकीर्णन का मतलब आप समझिए, देखिए प्रकीर्णन मतलब क्षयीकरण। जो लाल रंग होता है उसका जो क्षयीकरण होता है मतलब बिखराव, जो बिखराव होता है वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक बिखराव बैंगनी रंग का होता है। देखिए आप लेज़र लाइट में रेड कलर लाल रंग का लेज़र लाइट होता है, वो पतली सी रेखा में बहुत दूर तक चली जाती है। उसका बिखराव जो है वो नहीं रहता है, सीधे देखिए आप लोग को रेड सिग्नल पर सिर्फ लाल रंग के, क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, उसका प्रकाश जो है हमारी आँखों तक पहुँच जाता है, उसका बिखराव नहीं होता। और जो बैंगनी रंग रहता है, उसका बिखराव हो जाता है, आते-आते हमारे आँखों तक वो बहुत कम दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई देता है। इसीलिए जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए जो है उगते तथा डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। आप 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा आज का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेंगे? आपको यही पूछा जा रहा है। सिंपल भाषा में ये समझिए, तो आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें देखते हैं बैक साइड वाला जो शीशा रहता है जिसमें आप पीछे की गाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहले अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दूसरा है समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तीसरा है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, चौथा है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम आपको बता दें फ्रेंड, ये जो बैक साइड वाला शीशा रहता है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है अपने पीछे यातायात को देखने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है दाँत के डॉक्टर कौन-सा दर्पण प्रयोग करते हैं? देखिए जो दाँत के डॉक्टर होते हैं वो उनके पास एक वो होती है शीशा टाइप में एक लाइट होती है जो अंदर मुँह के अंदर डाल देते हैं और बाहर टीवी में देखते हैं। तो कौन-सा दर्पण रहता है, उसके अंदर कौन-सा शीशा या दर्पण रहता है जो दाँत के डॉक्टर के पास होता है? ऐसे क्वेश्चन आपको बार-बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। में राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अवतल दर्पण। दाँत के डॉक्टर के पास अवतल दर्पण रहता है। देखिए एक ट्रिक समझिए, ट्रिक ये है आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कौन किसके पास रहता है, या सोलर कुकर में या कार की हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है, या बैक साइड में, या जो जो है रोड के बगल में जो लाइट लगी होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज किए जाते हैं। तो हम आपको इस सिंपल सी भाषा में ये बता देते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है उत्तल, ये सिर्फ 2 जगह यूज किया जाता है। एक बैक मिरर मतलब जो आप साइड में जो शीशा होता है पीछे की यातायात को देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो रोड लैंप का मतलब जो आप देखे होंगे रोड पर साइड-साइड में लाइट लगी रहती है, उसमें जो शीशा होता है, वो जो आगे का शीशा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी में भी आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले, आप अवतल दर्पण लगाइए, आँख मूंद कर। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है केवल 2 को छोड़कर। ट्रिक समझ में आया? एक लाइक कर दीजिएगा ट्रिक बहुत बढ़िया लगा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है फ्रेंड, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आप प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर 2 समतल दर्पण है, समतल दर्पण का मतलब फ्रेंड जिसमें हम लोग अपना मुँह देखते हैं, तो वो जो समतल दर्पण होता है, जैसे हम एक शीशा समतल दर्पण का इधर रखें और एक शीशा उधर रखते हैं, तो उसका जो बीच में कोई वस्तु रख दें,
तो दोनों में उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो जो प्रतिबिंब दोनों में बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि जब बीच में हम रखेंगे और इसके इधर शीशा इसके उधर शीशा, तो जो बीच में वस्तु है वो इस शीशे में बनेगा, तो इस शीशे वाला वस्तु उस शीशे में दिखेगा, उस शीशे वाला वस्तु उस शीशे में दिखेगा। तो आपको ऐसे देखना है। तो इसी में पूछ रहा है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत बार प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ऐसा आप समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप दूसरे की आंख में अगर देखिए तो अपना चेहरा उसकी आंख में दिखता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वास्तविक तथा उल्टा। मानव की आंख रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 20 खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी नीला पीला व हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल कत्थई व पीला, ऑप्शन नंबर डी नीला बैगनी नीला, पीला बैगनी नीला। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है हमारा फ्रेंड, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है बैगनी। तो आपको बताना है सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश में होता है, किस कलर के प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बैगनी। जो बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जो बैगनी रंग है इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है बैगनी, क्योंकि यहाँ दिया है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा आकाश है वो नीला हमको दिखता है, लेकिन आप जानते हैं ये नीला हमको आकाश का रंग क्यों दिखता है। देखिए हमारे जो पृथ्वी है इसमें कई लेयर के मंडल हैं, वायुमंडल से घिरे हैं। तो जो वायुमंडल के बाहर होते हैं उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, लेकिन वायुमंडल के कारण नीला है। लेकिन वायुमंडल अगर ना रहे तो किस कलर का दिखेगा। तो इसमें ऑप्शन है काला, बी नीला, सी नारंगी, डी लाल। तो अगर वायुमंडल हटा दिया जाए तो फ्रेंड आपको बता दें नीला की जगह काला दिखेगा। जो आकाश है वो काला है ही, लेकिन वायुमंडल के कारण हमें नीला दिखता है। लेकिन अगर वायुमंडल हट जाए पृथ्वी से तो हमें काला दिखेगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रमा पे से आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। अंतरिक्ष से भी आकाश का रंग काला दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। देखिए प्रकाश का रंग कौन सा रंग है ये किससे निश्चित किया जाएगा, कि वेग द्वारा, प्रकाश के रंग के वेग द्वारा, प्रकाश के आयाम द्वारा, और जो है ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्घ्य द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति द्वारा, प्रकाश की आवृत्ति द्वारा। आंसर है प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे लाल रंग होगा उसका तरंग दैर्घ्य बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, और जो बैगनी रंग है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 26। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। तो इसका
चार ऑप्शन दिया है। पहला है कॉर्निया, दूसरा है परितारिका पर बनती है, तीसरा है पुतली पर बनती है, चौथा है रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर है जो मानव की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पर बनता है। जो रेटिना होता है ना, उस पे जो है वस्तु का बनता है। और ये कैसा बनता है? ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता तो रेटिना पर है, और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिया है। उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है समतल लेंस और डी है बेलनाकार लेंस। तो आपको इसमें बताना है कि जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, नेत्रदान किया जाता है, उसकी आँख को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में उसको कि जो नेत्रदान किया जाता है उसमें सिर्फ कार्निया को उसमें से निकाल कर दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका चार ऑप्शन दिया है। इसका आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है, सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि जैसे आपके ऊपर सिंपल लाइट जल रही है, आप आँख खोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं से एकाएक अगर बहुत तेज से रोशनी पड़ जाती है तो आप अपने आँख को सिकोड़ लेते हैं। तोड़ने का काम कौन करता है? तो वही आपको पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है रेटिना, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है आइरिस, चौथा है आई बाल। तो आपको बताना है सिकोड़ने का काम मतलब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस। लाइट प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसमें न्यूनतम दूरी पूछा है फ्रेंड कि जो है हम कितनी कम से कम कितनी दूरी पर अपने सामान्य आँख से देख सकते हैं, कितनी दूरी पर। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड। पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर, तीसरा है 35 सेंटीमीटर, चौथा है 40 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम दूरी हो गई, और अधिकतम दूरी पूछ लिया जाता है। स्वस्थ नेत्र में अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हमारा फ्रेंड, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। आपको बताना है जिसकी आंखों में दूर दृष्टि दोष। देखिए, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं डॉक्टर की भाषा में। जिसके आंखों में दूर दृष्टि दोष है उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं हाइपरमेट्रोपिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर हमारा 2 है अवतल लेंस, 3 है समतल लेंस, 4 है समतल अवतल दोनों प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है व्यक्ति, उसके जो चश्मे हैं, क्योंकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो सिंपल सी भाषा, नज़दीक की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। निकट वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 है फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती,
वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। इसमें आपको बताना है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें उत्तर लेंस लगेगा उनके चश्मे में। जैसा कि हमने ये प्रश्न आपको करा दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष, अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड? जरा दृष्टि दोष वो होता है कि जिससे नज़दीक की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देना बंद हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगाया जाता है, जिसका नाम है बायोफोकल लेंस। इनके चश्मे में बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे इनको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चालू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता का मतलब ये होता है फ्रेंड, लाल और हरा रंग में आदमी पहचान नहीं पाता कौन लाल रंग है कौन हरा रंग है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी जो है बेलनाकार लेंस, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे फ्रेंड, जो वर्णांधता होता है यह अनुवांशिकी बीमारी होती है। अब अनुवांशिकी बीमारी का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। इसको आनुवंशिकता बीमारी कहते हैं। ये ठीक नहीं होता, किसी लेंस से ठीक नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा है ध्रुवण के कारण, चौथा है प्रकीर्णन के कारण। तो आपको बता, तारे जो टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो अपवर्तन के कारण दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विचलन कौन से रंग के प्रकाश में होता है? मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, कौन सा रंग का प्रकाश होता है जिसका विचलन, जिसका प्रकीर्णन, जिसका क्षयीकरण बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो लाल रंग होता है उसका क्षयीकरण, उसका प्रकीर्णन, उसका तरंग सबसे ज़्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब वो क्षयीकरण बहुत कम होता है। तो इसमें पूछा गया सर्वाधिक विचलन कौन से रंग के प्रकाश का होता है? तो इसमें ऑप्शन है लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग और पीला रंग। तो सबसे ज़्यादा क्षयीकरण या विचलन बैंगनी रंग में होता है, सर्वाधिक विचलन बैंगनी में होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है फ्रेंड, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मिट्टी, दूसरा है पानी, तीसरा है कांच, चौथा है प्लास्टिक। तो इसमें पूछा है कि लेंस बनाने के लिए उपयोग में कौन सा पदार्थ नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए निम्न से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी का। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है फ्रेंड, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो वो दिखता है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण चम्मच में आपका प्रकाश जो है वो टेढ़ा दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, प्रकाश का सबसे अधिक गति से यात्रा किसमें होता है? किसमें प्रकाश सबसे अधिक गति से यात्रा करता है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी कांच में, ऑप्शन नंबर सी पानी में, ऑप्शन नंबर डी वायु में। तो आपको बताना है कि प्रकाश सबसे अधिक तेजी से गति किस में करता है। तो आपको बता दें, ये जो निर्वात है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात मतलब ना उसमें पानी रहेगा ना हवा रहेगा, एकदम पूरा निर्वात रहेगा, उसको निर्वात कहते हैं। उसमें प्रकाश अधिक गति से यात्रा
करता है। अब आपको बता दें कि जो ध्वनि होता है वो निर्वात में यात्रा कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो ध्वनि होता है वो धूल कणों के माध्यम से यात्रा करता है और निर्वात में ना ही वायु रहेगा, ना ही धूल कण रहेगा, ना ही पानी रहेगा। तो इसी के कारण जो है ध्वनि यात्रा नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड निर्वात। तो जैसे कि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर गोली दागने पर उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुँचेगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो ध्वनि है वो वायु के माध्यम से, धूल कणों के माध्यम से आगे बढ़ता है और चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं, तो वो जो ध्वनि है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। वो वहाँ से यहाँ आ नहीं पाएगा। किसके माध्यम से आएगा? उसको माध्यम चाहिए, माध्यम है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, तो कैसे यहाँ पर पहुँचेगा? इसीलिए जैसे चंद्रमा पर 2 आदमी खड़े होकर एक दूसरे से बात करें, तो एक आदमी अगर बोले तो दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि जो है वो वायु के माध्यम से उनके कानों में जाती है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? तो इसीलिए एक व्यक्ति के आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 है फ्रेंड, उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाहनों के बगल वाले शीशे में, ऑप्शन नंबर बी है शीशे की खिड़कियों में, ऑप्शन नंबर सी है मेकअप दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है केलिडोस्कोप में। तो आपको बताना है कि जो उत्तल दर्पण है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहनों के बगल वाले शीशे में। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के बगल वाले शीशे में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 है हमारा क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? जो वाहनों की, कार की या बाइक की हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 दिया है कि पहला है समतल दर्पण, दूसरा है समतल और उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण, कारों की या वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, किसको अपसारी लेंस कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण को, ऑप्शन नंबर बी है बेलनाकार लेंस को, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण को, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण को। तो आपको बताना है किसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी लेंस, और जो है अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है फ्रेंड, किसको अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि अपसारी लेंस उत्तल दर्पण और अभिसारी लेंस अवतल दर्पण को कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अभिसारी अवतल है और अपसारी उत्तल दर्पण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले वस्तु को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है अदीप्त वस्तुएं, बी प्रदीप्त वस्तुएं, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें फ्रेंड, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले वस्तु हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, और जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते वो वस्तु जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक जो मोमबत्ती है उसको हम जलाएंगे तो प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। और जो चंद्रमा है वो उसमें अपना कोई लाइट नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वो प्रकाशित होता है, जिससे पृथ्वी पर वो चमकीला दिखाई पड़ता है। तो वो है अदीप्त वस्तुएं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है फ्रेंड, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में क्या होता है? कौन सा लेंस होता है जिससे हम 3D फिल्म देख पाते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी पोलेराइड। तो आपको बताना है 3D फिल्म देखने वाले चश्मे में क्या होता है। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, पोलेराइड। 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मा में यूज किया जाता है वो पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमें 3D फिल्म
दिखाया जाता है चश्मा पहनाकर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 हमारा फ्रेंड, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पनडुब्बी जो होती है वो पानी के अंदर चलती है। जैसे ये पानी है, इसके अंदर पनडुब्बी है, ये नीचे नीचे पनडुब्बी कहते हैं। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पानी के अंदर अंदर जाके पानी वाली जहाज़ों को मार देती है। तो एक जो पेरिस्कोप होता है, इसका राइट आंसर पेरिस्कोप हो जाएगा। पेरिस्कोप क्या है फ्रेंड, कि पनडुब्बी जैसे पानी के नीचे पनडुब्बी है और पेरिस्कोप ऐसे उसमें लगा दिया जाता है पानी के ऊपर। इसे पानी के ऊपर लगा दिया जाता है कि जो ये जहाज तैर रहा है, ये जो पानी के ऊपर आ रहा है, इससे उसको देखकर यहाँ से उसको मार दिया जाता है। तो जो पेरिस्कोप होता है अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा पेरिस्कोप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए पेरिस्कोप ऐसा होता है कि जैसे ये पानी है और ये नीचे जहाज है, तो उसमें ऐसे दो पाइप उठे रहेंगे और ऐसे ऐसे रहेंगे। ये पानी की सतह को, चीज़ों को देखते रहेंगे। तो जब यहाँ से प्रकाश वो जो आएगी, उसका जो प्रतिबिंब आएगा, तो यहाँ पर एक शीशा लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये जो शीशा है, ये प्रकाश यहाँ भेजेगा, तो यहाँ भी एक शीशा लगा दिया जाता है। इसमें अंदर बैठे वस्तु दिख जाते हैं, इसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव की जो रेटिना होती है, आंख की रेटिना, उस पे वास्तविक और उल्टा प्रकाश बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले की बजाय कैसा दिखता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उत्तर है काला। यदि वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय काला दिखता। तो ये थे फ्रेंड प्रकाश से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।